हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12th। आप लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर, और कई सारी तरह की चीजों को पढ़ने के बाद आप समझे होंगे कि कैसे हमारे ट्रांजैक्शंस को हम नोट करते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर। हमने डेफिसिट पढ़ा, हमने सरप्लस पढ़ा, हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा, करंट अकाउंट पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो पढ़ा, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड्स होती हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस आते हैं, कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, हर तरह की बात हमने कवर करी। पर फाइनली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिससे हमें एक्चुअली मार्क्स मिलते हैं, दोज आर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके पास काफी ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, और काफी अच्छा वेटेज लेके आते हैं। मतलब कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लेने वाली ट्रिक जो है वो ये यहां से लाके देता है आप लोगों के लिए। इनको करना एक मतलब बहुत ही अच्छी और फ्रूटफुल बात है, क्योंकि लंबे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या लंबे आंसर्स जो होते हैं, आपके लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं, उसमें बेटा मार्क्स कटने के चांसेस फिर भी हो जाते हैं कि अगर आपने कोई एक आध पॉइंट थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लिखा, या आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी नॉट टू द मार्क थी, है ना, या फिर हो सकता है कि आपकी क्लैरिटी नहीं दिख रही है आंसर में, आप एक ही पॉइंट को दोबारा दूसरे घुमा के वही पॉइंट को घुसा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है। यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी एक्चुअली भी थोड़ा सा और आपको प्रेजेंटेशन नॉलेज पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके उनमें मार्क्स आते हैं। बट दीज आर इजी आंसर्स, मतलब इजी है आपके लिए। आई वोंट से कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर इजी, बट कंपैरेटिवली मार्क्स लाना उसमें काफी आसान होता है किसी और रिटन सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा ऑफन होते हैं। और एमसीक्यूज में आपको वो मिलेगा नहीं, आंसर गलत होगा तो 0, आंसर सही होगा तो 1 मार्क मिल जाएगा। एंड हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर करके पूरे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। दैट इज वाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एमसीक्यू बेस्ड होता है आपका, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम केजी 1 टू 12 तक के देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी वीडियोस सीबीएसई के हों, भले ही आप एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म। आप आइए, आपको सारी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। नोट्स चाहिए दिला दूंगा, एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है करवा दूंगा, आपको नोट्स वगैरह जो आपको कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है वो भी सिखा दूंगा, उसके साथ साथ पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दूंगा, और एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यू, एमसीक्यूज, व्हाट वन शॉट रिविजन, व्हाट नॉट, सैंपल पेपर्स, सब करवा दूंगा। दिस इज द प्लेटफॉर्म, मैग्नेट ब्रेन्स इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट एवरी सिंगल थिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल for your subjects from KG 1 to 12th, all in one platform। तो आप ये वीडियोस जो हैं वो all for free दे सकते हैं without any single rupee, एकदम निशुल्क। और ये सारी वीडियोस आप YouTube और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाकर अवेल कर सकते हैं। चलिए गाइस, आगे चलते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर, जहां पे आज आपके लिए पहला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, which is not a feature of balance of payment? कौन सा फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का फीचर नहीं है? बेटा हमने पढ़ा था क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है। यस, इट डज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। हमें पता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही ये रिकॉर्ड करता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस से क्या क्या होते हैं मैंने आपको सिखाए भी थे, विजिबल आइटम, विजिबल, इनविजिबल, है ना। आपको याद है वो सारे कि नहीं? याद है ना आपको? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कैपिटल नेचर के होते हैं, है ना। कैपिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है, इनविजिबल आइटम होते हैं, विजिबल आइटम होते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक और बताया था, इनकम रिलेटेड भी होता है। इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आपको मिल जाएंगे। इनकम रिलेटेड होते हैं जिसमें आपको इनकम जो है इनकम पे करनी पड़ती है, इनकम रिसीव करनी पड़ती है ना। ये वाले ट्रांजैक्शंस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको ले जाता हूं पुरानी हमारी स्लाइड्स पे, तो आपको ये याद भी आ जाएगा कि मैंने जहां पे आपको एक चार्ट बनाना सिखाया था, जहां पे आपको हर तरह के ट्रांजैक्शंस यहां पे रिकॉर्ड होते हैं, हर तरह के ट्रांजैक्शंस।
द चार्ट वेयर यू कैन अंडरस्टैंड, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। हाँ जी, इसकी वाली स्लाइड में आएगा, अकाउंट वाले। हाँ जी, बोरोइंग्स, लेंडिंग जो है आपके, ये कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। इनकम रिसीट्स मैंने आपको बताया था, है ना। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसको विजिबल गुड कहते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल गुड होता है। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस एक तरफा, और इनकम रिसीट्स बताई थी मैंने आपको। कैपिटल के अंदर ये देखो, बोरोइंग्स, लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर काफी सारी चीजें सिखाई थी, हाँ या ना। अब आ जाता है हमारे पास कि अच्छा, एक और मैं बोला था यूनिलैटरल, यूनिलैटरल था, है ना। मैंने इसके अंदर बाइफर्केशंस आपको बता दिए। ये गुड्स है, सामान की अदला बदली करना, ये आपके जो है सर्विसेज हैं, ठीक है। ये आपके यूनिलैटरल में वन साइडेड मैंने आपको ये बताया था कैसे कैसे इनको रिकॉर्ड करना होता है। वन साइडेड कैपिटल नेचर आप जानते ही हो क्या क्या होता है, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो एफडीआई या एफआईआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब आ जाता है क्या पीरियड ऑफ टाइम पे बताया जाता है, हाँ, इसीलिए इसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। फ्लो कंसेप्ट, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये बताया जाता है कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट जो बताता है कि भैया आपका जो फ्लो कंसेप्ट ये बताता है, क्या हो रहा है, ये फ्लो कंसेप्ट ये बताता है कि आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 1 अप्रैल टू आपके 31 मार्च तक चलेंगे, 31 मार्च तक चलेंगे। तो फ्लो स्टेटमेंट है एक तरह का, एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ट्रेड बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल, ट्रेड किसके बीच में कर रहे हो, देशवासी और जो विदेशी हैं उनके बीच में ट्रेड हो रहा है, इसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोल रहा है सिर्फ कैपिटल नेचर के ही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा। वी ऑल्सो जो इंक्लूड है, वी ऑल्सो इंक्लूड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑल्सो। करंट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल ट्रांजैक्शंस नहीं, हम यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस, इनविजिबल विजिबल आइटम्स, ये सारे के सारी चीजों के हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हेंस सी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें ओनली वर्ड आ गया व्हिच इज रॉन्ग। ऑल्सो होता तो फिर भी सही हो सकता है, ऑल्सो मतलब कि और भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। Which is not a part of income receipt and payment from या to abroad in BOP account. Which is not a part of income receipt. कौन सा income receipt का part नहीं है? And payments from या to abroad, कौन सा ऐसा part नहीं है? Profits है क्या? अच्छा, interest है क्या? Dividend है क्या? हाँ सर, पर क्या नहीं होता है? ग्रांट्स आर बेसिकली एक तरह का फंडिंग जो कि दी जाती है विद अ व्यू ऑफ नॉट गेटिंग बैक। आप बोल सकते हो ग्रांट कैन बी लाइक एन एड मतलब क्या, कुछ हेल्प करना, किसी को ग्रांट दे दिया, कुछ हेल्प कर रहे हो किसी चीज को डेवलप करने के लिए, तो वो चीज बोली जाती है, दैट इज ग्रांट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो बोल रहा है कि भैया वैल्यू बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रांसफर पेमेंट्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। एक टाइम पीरियड के अंदर आपने बहुत सारी सर्विसेज ली हैं और बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, तो बताइए कौन सा है? बैलेंस ऑफ ट्रेड है, नेट इनविजिबल सर्विसेज है, ट्रेड सरप्लस है, या करंट अकाउंट ऑफ बीपीओ। बेटा इस वाले वर्ड पे ध्यान देना, सर्विस, ठीक है। द राइट आंसर इज सर्विस। सर ये क्यों? आपने बोला था ना सर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बेटा अगर ये गुड्स का होता तो अगर यहां पे लिखा होता ना गुड्स, ये लिखा होता गुड्स, तो ये आपका राइट आंसर है, फिर ए इज द राइट आंसर। पर उधर क्या बोला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है, लेकिन किस चीज का? आपकी सर्विसेज का, मतलब इनविजिबल आइटम। तो नेट इनविजिबल मतलब सर्विसेज, हेंस
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढकर बताइए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढिए, बताइएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है हमारा सामान या सर्विसेज, तो क्रेडिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, अच्छा ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट जो हो रहा है, जो मंगा रहे हैं, आर रिकॉर्डेड एज डेट आइटम्स, वो डेट आइटम्स की तरह जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब पैसा जो है आपका जा रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है। ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड एज डेट आइटम्स, ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हो तो वो डेट आइटम्स के अंदर कहला रहा है, या ऑल ट्रांसफर रिसीट्स आर रिकॉर्डेड एज डेट आइटम्स। बेटा सिंपल सी बात है, आपका अगर पैसा आ रहा है तो इट कैन नेवर बी अ डेट आइटम, इट कैन नेवर बी अ डेट आइटम। हमने याद है एक बीओपी अकाउंट बनाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जिसमें डेबिट बोला था, क्रेडिट बोला था, ये आउटफ्लो बताता है, ये इनफ्लो बताता है। अब देखो इनफ्लो मतलब क्या, पैसा आना, तो एक्सपोर्ट से क्या आता है, पैसा आता है, ये लो एक्सपोर्ट मतलब क्या आ गया, क्रेडिट साइड आ गया, देखो क्रेडिट आइटम है, ठीक है। फिर बोल रहा है पैसा जाना, इंपोर्ट करोगे तो पैसा जाना देना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब क्या है, आप कुछ बाहर से सामान मंगा रहे हो, बदले में पैसा दोगे तो बाहर पैसा जाएगा, आउटफ्लो बता रहा है। लो क्या है, डेबिट आइटम है, लो डेबिट आइटम दिख रहा है। बोल रहे हैं ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ट्रांसफर पेमेंट्स, बेटा ट्रांसफर पेमेंट जैसे यूनिलैटरल ट्रांसफर, मान लो यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया, पेमेंट है, वो पेमेंट है, पेमेंट है मतलब करनी है, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है, डेबिट आइटम है, लो डेबिट आइटम, लो डेबिट आइटम, डेबिट आइटम। लेकिन बोल रहा है कि ऑल ट्रांसफर रिसीट, रिसीट मतलब क्या होता है, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मान लो, यूनिलैटरल हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट हो गया, ठीक है। ट्रांसफर रिसीट की मतलब आपका ट्रांसफर रिसीट मतलब पैसा आ रहा है, तो बेटा ये क्रेडिट आइटम होना चाहिए, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, बोलता है डेबिट आइटम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना गलत होगा, सिंपल सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है गलत होगा। चाहो तो देख लो, चाहो तो देख लो बेटा, चाहे तो देख लीजिए, कोई भी दिक्कत या परेशानी या कुछ ना समझ आ रहा हो, मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं विद द कंसेप्ट्स, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे और आपको कोई दिक्कत ना आए लेटर स्टेजेस पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following items will be entered on the credit side of current account, कौन सा आइटम जो है will be entered into क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो है वो आपका आइटम विल बी एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। कौन सा आइटम जो है उसमें क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, मतलब डेबिट क्रेडिट में इस क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, मतलब इनफ्लो, पैसा आ रहा है। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, पैसा ले रहे हो बाहर अब्रॉड से, ठीक है, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बोल रहे हो, ठीक है, चलो देखते हैं। करंट अकाउंट भी बोला है, तो ये भी चीज याद रखना, कैपिटल और करंट अलग होता है ना, कैपिटल और करंट अलग होता है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट मतलब आप तो बुला रहे हो ना, इंपोर्ट बेटा सिंपल सिंपल है, याद रखना, इंपोर्ट डेबिट आइटम होता है, एक्सपोर्ट जो है वो क्रेडिट आइटम होता है। क्यों सर, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा आता है तो इनफ्लो की बात करते हैं, इंपोर्ट से पैसा जाता है तो आउटफ्लो की बात करते हैं, सिंपल, एक्सपोर्ट डेबिट, इंपोर्ट क्रेडिट, ठीक है। अब एक्सपोर्ट ऑफ टी, लो एक्सपोर्ट ऑफ टी इज द राइट आंसर। कैसे सर, कैसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तो ना सर, पैसा आता है ना, आप कैसे बोल सकते हो, बोरोइंग सर पैसा आ तो रहा है ना, भले ही लोन मांग रहे हो लेकिन पैसा तो आ रहा है, ये दोनों क्यों गलत है सर, क्योंकि बेटा ये कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। हमें क्या पूछा है, करंट अकाउंट, ओके सर, ओके 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 ओके, तो कोई भी सामान को एक्सपोर्ट करना इज अ करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन,
लेकिन ये जो वन साइडेड रेकरिंग वाले नहीं होते हैं, नॉन रेकरिंग टाइप के होते हैं, वो कैपिटल टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं कि बार बार इन्वेस्टमेंट तो करेगा नहीं कोई, बार बार या तो पैसे मांगेगा नहीं कोई, है ना, बोरोइंग्स बार बार होंगी नहीं, इन्वेस्टमेंट बार बार होगा नहीं फॉरेन से, तो इसलिए ऐसे आइटम्स को अपन कैपिटल आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट व्हाट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, देखो हेंस प्रूव्ड। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स कॉल्ड, कि भैया जो भी आपने वैल्यू बुलाई है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच की वैल्यू, इंपोर्ट की बीच की वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू, वो क्या कहलाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या बोलता है कि यार कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू क्या बोलता है, मतलब कितना मंगाया, कितना बाहर भेजा, कितना मंगाया, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है गाइस, वो होता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये बताता है कितने सामान जो है आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं माइनस इंपोर्ट हो रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, बैलेंस ऑफ ट्रेड का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितना आप जो है बाहर भेज रहे हो और कितना मंगा रहे हो उसके बीच के डिफरेंस को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which items are excluded in BOT but included in BOP, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन से आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं, सॉरी एक्सक्लूडेड होते हैं बट इंक्लूडेड इन बीओपी, कौन सा ऐसा आइटम है जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आता लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। बेटा सिंपल सी बात है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक स्टेटमेंट है बड़ा सा, उसका एक छोटा सा हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बाकी उसके अलावा बहुत सारी चीजें अलग और आती हैं, ठीक है। तो एक स्मॉलर कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो बोल रहे हैं इसके अंदर जो नहीं आता और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं वो बताइए, ऐसी कौन सी चीजें। तो बेटा विजिबल आइटम तो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड की चीज, बैलेंस ऑफ ट्रेड आइटम हो गया ये तो, क्यों, क्योंकि विजिबल आइटम सामान, ये जो विजिबल आइटम्स को छू सकते हो देख सकते हो ये होते हैं गुड्स, और गुड्स का ही तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसी को तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। इनविजिबल आइटम मतलब क्या, सर्विसेज, सर्विसेज, सर्विस। प्राइवेट कैपिटल बोथ बी एंड सी, which is the right answer, the right answer to which is both B and C, absolutely correct। why, because privately capital लगाना, प्राइवेटली कैपिटल लगाना और आपका इनविजिबल आइटम सर्विसेज देना, ये दोनों आपका किसके अंदर आता है बेटा, ये दोनों आपका आता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, दोनों आपका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, बिल्कुल। और वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो विजिबल आइटम रिकॉर्ड होते हैं बस। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 comes on your computer screen, dash involves transaction related to transfer of assets in BOP account। BOP account में ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन BOP अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। वापस देखो, डैश इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन BOP अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। देखिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट, यूनिलैटरल अकाउंट्स, ट्रांसफर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, इट इज गोइंग टू बी कैपिटल अकाउट। एसेट्स का ट्रांसफर करना बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो क्या होता है बेटा, आप बोल रहे हो कि मैंने FDI करवाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाया या मैंने पैसा लगाया, तो ऐसी सारी चीजें जो हैं वो कैपिटल नेचर की होती हैं, कैपिटल अकाउंट की होती हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, which of the following items is included in capital account, कौन से आइटम्स हैं जो इंक्लूडेड होते हैं इन कैपिटल अकाउंट एज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। क्या बोल रहे हैं, which of the following items is included, कौन से फॉलोइंग आइटम इंक्लूडेड हैं इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर,
वो पूछ रहा है भैया कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूड, कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ अकाउंट दोनों के अंदर कर रहा है। इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव फ्रॉम एसेट्स अब्रॉड, बोल रहा है जो पैसा आपको ब्याज का आया है या जो रेंट का आया है उसको बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का और कैपिटल नेचर का है। फिर बोल रहा है इनकम फ्रॉम बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस से आपकी इनकम हो रही है। रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेटा इट इज एज सिंपल एज दैट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैपिटल नेचर की चीजें जो होती हैं नॉन रेकरिंग होती हैं, नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग होती है। और ये सब क्या है बेटा, रेकरिंग है। रेकरिंग बेटा पैसा आना बंद थोड़ी हो जाएगा, अगर रेंट आ रहा है या आपको कुछ इनकम हो रही है बैंकिंग सर्विस से तो बेटा वो तो आता ही रहेगा ना, तो वो कैपिटल नेचर की नहीं होती, वो करंट नेचर की है। ठीक है, समझ आया? नॉन रेकरिंग है इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, बार बार नहीं करते हो, एक आध बार करते हो, है ना, ज्यादा बार नहीं करते, मतलब एक आध बार नहीं, ज्यादा बार नहीं करते हो। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी इज अ फ्लो कंसेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फ्लो कंसेप्ट है। क्या है ये बेटा? फ्लो कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली ही करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है गुड्स का। चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीपीओ, कि चैरिटी अगर फॉरेन कंट्री में कर रहे हो तो बोल रहा है कि भैया चैरिटी जैसी चीज जो है कैपिटल अकाउंट में आती है बीओपी के अंदर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है फ्लो कंसेप्ट होता है, बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना भैया। बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है? पेमेंट वाला है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड करता है, लो एकदम सही है गुड्स का, तो ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास? सी। चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज को चैरिटी कर रहे हो, इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीपीओ, कैपिटल अकाउंट के अंदर ये जो है रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर आल्सो कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स, कौन से अबव द लाइन आइटम बोले जाते हैं बेटा? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, अकोमोडेटिंग आइटम या ऑटोनोमस आइटम्स? इट इज द ऑटोनोमस आइटम्स। हमने पढ़ा था ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स के अंदर कि ऑटोनॉमस आइटम्स आर नोन एज हमारे अबव द लाइन एंड आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नोन एज बिलो द लाइन। ठीक है, बिलो द लाइन भी इनको माना जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस डिपेंडेंट ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड, foreign exchange transactions dependent on other foreign exchange transactions are known as current account transaction, capital account transaction, autonomous transaction या accommodating transaction। बेटा these are accommodating transactions। foreign exchange transaction अगर कर रहे हो और आप जो dependent हो foreign exchange transactions के ऊपर, तो वो क्या है? accommodating item है। ठीक है, below the line वाला काम। फिर आता है foreign exchange transactions which are independent, foreign transactions जो हैं foreign exchange transactions which are independent of other transaction in the balance of payment account are, कि एक foreign exchange transaction है which are independent है of other transaction, कि भले ही सामने वाला ट्रांजेक्शन करे ना करे पर हमारी तरफ से हम इंडिपेंडेंट है, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर, क्या है वो? इट इज गोइंग टू बी ऑटोनॉमस आपका ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन इंक्लूड डैश टू कीप द बीओपी इन बैलेंस एंड विच आर नॉट कैरीड आउट फॉर प्रॉफिट। बोल रहे हैं गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जो है वो इंक्लूड करती है डैश टू कीप द बीओपी इन बैलेंस, कि बीओपी को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को उनको बैलेंस करना है, विच आर नॉट कैरीड आउट फॉर प्रॉफिट्स, जो कि प्रॉफिट्स के लिए कभी नहीं किया जाता। बोरोइंग फ्रॉम IMF एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
बोरोइंग कर रहे हो अलग अलग जगहों से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, या फिर आप जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले रहे हो, ठीक है। एक बोलता है कि ग्रांट्स एंड डोनेशन, कि जो डोनेशन मिल रहा है या जो हेल्प मिल रही है उसकी बात कर रहे हो, और एक बोलता है सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहा है, ठीक है। विच इज द, या बोथ A and C, द राइट आंसर इज बोथ A and C, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम IMF एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको बैलेंस करना हो BOP अकाउंट तो आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और आपके IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आपकी हेल्प लेते हैं। जरा देखो बेटा, क्या ये आप लोगों को समझ आ रहा है, हाँ या ना? चलिए गाइस, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज इज 1500, अगर हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज 1500 करोड़ है, एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर 20% मोर देन एक्सपोर्ट्स, वो बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट जो बाहर भेज रहे हैं वो हमारा कितना है बेटा, 1500 करोड़, 1500 करोड़ है, ठीक है। फिर बोलता है इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है वो 1500 करोड़ प्लस 20 करोड़, 20% मोर, 20% ज्यादा है, प्लस 20% ज्यादा है, 1500 करोड़ प्लस 20%, ठीक है, ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड ट्रेड डेफिसिट विल बी, अच्छा तो हमें बताना है इंपोर्ट कितना होगा और ट्रेड डेफिसिट कितना होगा, मतलब कमी कितनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ज्यादा दिख रहे हैं 1500 करोड़ से, 1500 करोड़ अगर आपने एक्सपोर्ट किए हैं, बाहर भेजा है, मतलब पैसा आया होगा, और 1500 करोड़ तक के आपने एक्सपोर्ट्स किए हैं, आपने मतलब उतना 1500 करोड़ रुपए बाहर से कमाया है, और इंपोर्ट्स मतलब 1500 करोड़ प्लस 20% और ज्यादा आपने पे किया है बाहर से सामान बुलवाने के लिए, तो आपने मतलब खर्चा ज्यादा किया है और इनकम कम कमाई है, तो इसलिए डेफिसिट बोल रहे हैं। अब चलो दोनों निकाल लेते हैं। अब 1500 करोड़ का 20% कैसे निकालोगे सर? सिंपल सी बात है सर, 20 इंटू 10 कर 100 कर देंगे, आ जाएगा। तो इतना दिमाग क्यों लगाना यार, सिंपल सा लॉजिक देखो, 1500 करोड़ का 10% कितना होता है? 150 करोड़, एक जीरो हटा दो यहां से, ये देखो 1500 करोड़ का 20% कितना होता है? एक जीरो हटा दो यहां से, हाँ या ना? ये लो एक जीरो हटा दिया, फिर जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस 150 से कितना आ जाएगा? 300 करोड़, 300 करोड़। 1500 करोड़ का 10% होता है 150 करोड़, ठीक है, और वही 20% कितना हुआ? 150 को डबल कर दो, 300 करोड़, लो आ गया 300 करोड़। तो मतलब ये कितना हुआ? इंपोर्ट कितना हुआ? इंपोर्ट मतलब 1500 करोड़ प्लस 300 करोड़ इज इक्वल्स टू 1800 करोड़, 1800 करोड़। और ट्रेड डेफिसिट कितना होगा आपका? होगा डेफिसिट 1500 करोड़ माइनस 1800 करोड़ इज इक्वल्स टू माइनस 300 करोड़। मतलब माइनस 300 करोड़ बोलो या 300 करोड़ बोलो, बात सेम है। मतलब माइनस इसलिए लिखा है, डेफिसिट है, डेफिसिट है, कमी बता रहा है, कमी बता रहा है, ठीक है। वरना आप इसको डेफिसिट लिख सकते हो। डेफिसिट कौन सा? ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट 300 करोड़। अब जरा देखो हमको क्या क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था इंपोर्ट्स जो की है 1800 करोड़, और हमें देखने थे ट्रेड डेफिसिट जो है 300 करोड़, ठीक है, 300 करोड़। तो बताइए विच वन इज द राइट आंसर? लो 1800 और 300 करोड़, 1800 और 300 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चाहो तो इसके कैलकुलेशन देख लो, चाहो तो इसकी कैलकुलेशन देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन देख लो। कोई भी अगर डाउट्स हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर इस वाले फॉर्मूले को पूरा पूरा देख लेना। जबकि अंडरस्टैंडिंग है, फॉर्मूला इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ ट्रेड डेफिसिट निकालने के लिए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते, दैट्स इट। 1500 करोड़ माइनस 1800 करोड़। डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ। अच्छा, डेफिसिट जो है बीपीओ में, बीओपी में वो क्या, किस चीज का एक्सेस बताती है?
करंट अकाउंट पेमेंट्स ओवर करंट अकाउंट रिसीट्स, कि करंट अकाउंट के जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं करंट अकाउंट की रिसीट से, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स ओवर कैपिटल अकाउंट रिसीट, कैपिटल अकाउंट के जो पेमेंट्स हैं उन ज्यादा है कैपिटल अकाउंट की रिसीट से, ठीक है। फिर बोल रहे ऑटोनॉमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनॉमस रिसीट्स, ऑटोनॉमस पेमेंट्स और ऑटोनॉमस रिसीट्स ज्यादा है, मतलब ऑटोनॉमस पेमेंट ज्यादा है ऑटोनॉमस रिसीट से। और बोल रहे हैं अकोमोडेटिंग पेमेंट्स ओवर अकोमोडेटिंग रिसीट्स, अकोमोडेटिंग पेमेंट्स हो और वो ज्यादा है अकोमोडेटिंग रिसीट से। तो विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे ऑटोनॉमस पेमेंट्स आर ओवर द ऑटोनॉमस रिसीट्स बिकॉज दे हैव बोथ करंट एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड। और हमारा बीपीओ में क्या होता है, बीपीओ नहीं सॉरी बीओपी में क्या होता है, यही दोनों चीजें लिखी जाती हैं, करंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, यही सारे ट्रांजैक्शन इसमें देखे जाते हैं। दैट इज व्हाई ऑटोनॉमस के जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादा, मतलब खर्चा ज्यादा किया है इनकम से, है ना। ये चीज आपको देखना या जानना जरूरी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस अराइजेस व्हेन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सरप्लस है वो कब अराइज होता है। सरप्लस मतलब क्या, पैसा ज्यादा होना। अब बीओपी में आपके पास तीन कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज कैसे कि सर एक्सपेंस जो है वो 100 करोड़ है, एक्सपेंस जो है हमारा, एक्सपेंस जो है हमारा वो 100 करोड़ है, इनकम जो है हमारी 80 करोड़ है, तो हमारा खर्चा जो है ज्यादा हो गया, तो ये डेफिसिट बता रहा है, डेफिसिट बता रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम कम है, इनकम कम है, कम है, ये कम है। ये एक्सपोर्ट्स जो है, एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने 100 हैं, इनकम जो है वो भी अपनी 100 है, तो कितना हुआ 0, ये होता है बैलेंस, बैलेंस। और ये क्या, एक्सपेंस हमारे 100 है, इनकम हमारी 120 है, क्या हुआ 20, सरप्लस, 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 सरप्लस कंडीशन है। मतलब जब आपके इनकम ज्यादा हो, रिसीट ज्यादा हो आपके खर्चों से, उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस। कब होता है ऐसा? क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड, जब क्रेडिट साइड एक्सीड कर जाए डेबिट साइड से ऑफ बीपीओ, डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड ऑफ बीपीओ, क्रेडिट साइड इज इक्वल टू द बीपीओ। बेटा ये बोल रहा है, अब देखो ये तीनों को मैं मैच करता हूं आपका। देखो अपन ने बीओपी अकाउंट बनाया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसमें एक साइड था क्रेडिट, एक साइड था डेबिट। मैंने बोला था कि डेबिट साइड जो होता है बोलता है आउटफ्लो ऑफ मनी, कितना पैसा बाहर जा रहा है, और क्रेडिट साइड बताता है इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ मनी, कितना पैसा आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि जब क्रेडिट साइड, सॉरी ये सेकंड वाले ऑप्शन चलते, देखो डेबिट साइड एक्सेस, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, मोर है, ये ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से, इससे ये लेस है। तो बताइए कौन सा होगा? जब पैसा बाहर जा रहा है ज्यादा और आ कम रहा है, तो मतलब क्या है, पैसा बाहर जा रहा है ज्यादा, आ कम रहा है, मतलब डेफिसिट है। क्या है ये? डेफिसिट है। तो लो भैया ये वाला ऑप्शन आपका हो गया बी, बी वाला ऑप्शन इज दी, ये वाला कंसेप्ट हो गया। फिर बोलता है क्रेडिट साइड इज इक्वल टू डेबिट साइड, बोलता है अब बोल रहा है कि डेबिट साइड इक्वल है किससे, क्रेडिट साइड से। तो भैया ये बोल रहा है बैलेंस्ड बीओपी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बैलेंस्ड बीओपी की बात कर रहा है, बैलेंस्ड बीओपी की बात कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी को सपोर्ट करता है, ये ऑप्शन नंबर सी को सपोर्ट करता है, ये ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है बेटा, ये बोलता है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, मोर, पैसा ज्यादा आ रहा है, और जा जो रहा है वो कम है। ये ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड, ये जो है ए ऑप्शन की बात कर रहा है, और नन ऑफ द अबव, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। विच वन इज द राइट आंसर? सरप्लस निकालना था अपन को, हाँ या ना? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा मैं हर एक चीज आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए किसी भी टाइप में प्लीज बताइएगा, और ऑल्सो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आपको, बिकॉज ऐसे एक्सप्लेनेशंस बेटा हर एक क्वेश्चन में करवाने में मेहनत लगती है, प्लस आपके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से।
अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। इनमें क्या है, काफी मेहनत लगती है और इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती जाती है, बिकॉज अगेन 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 हम लोग सेम फॉर्मुलेज यूज करते हैं फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटीज ऑल्सो, कि वो जो आपने कंसेप्ट पढ़े उनको क्वेश्चन में कैसे लगाया जा रहा है। Which of the following are the cause of BOP deficit? अच्छा, BOP deficit का, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट का क्या रीजन हो सकता है सर? इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो नोन एज फैक्टर, ऑल्सो नोन एज, नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, है ना, XYZ। पॉलिटिकल कॉजेस क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल हो सकते हैं लॉज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, है ना, प्रेशर ग्रुप्स, सब कुछ आपके जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं आपके बीओपी को डेफिसिट में लाने के लिए। सोशल कॉजेस, एनीथिंग मे बी known as the social causes may be like related to traditions, eco-friendly चीजें करने पड़ेंगी आपको, है ना। पॉल्यूशन, वही पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, जो सेम चीज है। तो इन सब चीजों की बात करें, सोशल कॉलेज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, या ऑल ऑफ द अबव, सारों की वजह से ही चेंज होगा। क्या इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं असर डालेगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, उससे भी हमारे डेफिसिट आ जाता है। अच्छा, सोशल कॉजेस क्या हो सकते हैं? इको फ्रेंडली चीजें करना है, लोगों की लाइफ को बेटर बनाना है, तो आप कर रहे हो बेटा, खर्चा कर रहे हो बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ को। अच्छा, इसमें ना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने वाली बात कर दो, वो सबसे ज्यादा ऑन पॉइंट है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड। भैया अगर सब लोगों के पास खाना है, सब लोग इजीली ट्रैवल कर पा रहे हैं, मतलब आपके सरकार ने कुछ खर्चा किया है बहुत ज्यादा, जिस वजह से भी डेफिसिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं वो डेफिसिट जो है काफी बार देखा जाता है डेवलपिंग कंट्री को। व्हाई? बिकॉज डेफिसिट में इसलिए देखा जाता है बेटा क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के पास फंड्स नहीं है, और जितने भी आ रहे हैं वो अपने आप को डेवलप करने में लगा रहे हैं, तो खर्चा ज्यादा ही कर रहे हैं कमाने से ज्यादा। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स एज वेल। इसको भी आप लिख सकते हो कि सर फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं कंसर्न कर रहे होंगे, हमारे फैक्टर्स जो ऐसे कंसर्न कर रहे होंगे बीओपी के डेफिसिट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मनीला द फिलीपींस बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनीला जो है, जो फिलीपींस का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन रिवर्स टू सरप्लस इन दिसंबर 2022 टू 6, मतलब मनीला द फिलीपींस का बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन रिवर्स टू अ सरप्लस इन दिसंबर 2022। रिवर्स हो गया सरप्लस इन, सरप्लस समझते हैं ना सब लोग, ज्यादा इनकम, एक्सपेंसेस कम, इन दिसंबर 2022 में दिसंबर के महीने में इन्होंने रिवर्स कर दिया सिचुएशन को। कितना? टू $612 मिलियन। एंड एन इकोनॉमिस्ट फोरकास्टेड फर्दर, कि एक इकोनॉमिस्ट ने बोला इंप्रूवमेंट इन द अपकमिंग मंथ्स एज स्ट्रक्चरल US डॉलर्स इनफ्लो कंटिन्यू टू इंक्रीज। कि भैया इंप्रूव कर सकते हो क्योंकि हमें लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर है US डॉलर का, उसका इनफ्लो जो है वो बढ़ने वाला है, उसका जो इनफ्लो है बढ़ने वाला है। द डेटा रिलीज्ड बाय द बैंको सेंट्रल एनजी फिलीपींस BSP on Thursday showed that the BOP position which is in the sum of country's total trade, कि भैया कंट्री का जो टोटल ट्रेड है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लास्ट दिसंबर इज बेटर देन द प्रीवियस मंथ
जो कि मतलब वो बोल रहे हैं कि पिछली बार जो ट्रेड किया था उससे ज्यादा बेहतर ट्रेड किया है। कैसे? नहीं सॉरी, बेटर देन द प्रीवियस मंथ्स यूएसडी 756 मिलियन डेफिसिट, बट अच्छा पहले के डेफिसिट से बेटर है, बट इज लोअर देन ईयर अगोज, दैट इज 1991 का सरप्लस से कम किया है। लेकिन किससे कम किया है? इससे कम किया, मतलब पहले प्रीवियस मंथ में 756 मिलियन का डेफिसिट है और लोअर है पिछले साल के 991 मिलियन सरप्लस से। द लेटेस्ट फिगर ब्रॉड द एंड 2022 में ये जो कंडीशन लेके आए हैं कि बीओपी पोजीशन एट द एंड, कहानी क्या पता चल रही? बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन टू अ डेफिसिट, डेफिसिट है 7.26 बिलियन डॉलर्स का, 7.26 बिलियन डॉलर्स का इनके पास डेफिसिट है, हायर देन द यूएसडी डेफिसिट 1.35 बिलियन डेफिसिट इन द एंड ऑफ 2021। हायर देन, किससे ज्यादा हायर है? एंड जो एंड हुआ था 2021 का डेफिसिट, उससे ज्यादा वो कितना था? 135। बाप रे। चलो जी देखो क्या कंडीशन है, देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज और आर यूज्ड बैलेंस द बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस। अब देखो कितना फुद्दू सा क्वेश्चन पूछा आपने, जो है ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली और आपसे बहुत आसान से सवाल पूछा था, तो कई बार घबराया मत करो सिर्फ क्वेश्चन को देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज और आर यूज्ड टू बैलेंस द बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस, कि मान लो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बीओपी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, कि डेफिसिट है तो क्या करोगे, अगर पैसा कम पड़ गया तो क्या करोगे? इट इज गोइंग टू बी भैया बोथ ए एंड बी, अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑफिशियल ट्रांसफर, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसफर से हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? इनको बैलेंस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात पूछी थी, जो कि बहुत बेसिक सा आंसर है कि यार पैसे की कमी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए कुछ, तो अपन ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, दैट इज अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। फिर आता है व्हाट डज द फॉलोइंग इमेज इंडिकेट अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये क्या बता रहा है ये इमेज? अच्छा, इंपोर्ट्स जो है वो भारी है, मतलब ज्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है, एक्सपोर्ट जो है कम है। बताइए ये कंडीशन क्या बताएगा? सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड बीओपी, या नन ऑफ द अबव? बेटा जब आप खर्चा ज्यादा करो, इंपोर्ट करने से खर्चा होता है, इंपोर्ट मतलब क्या? दूसरे देशों से सामान बुलवाना। इंपोर्ट कर रहे हो मतलब खर्चा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो मतलब क्या? खर्चे से एक बात समझ आ रही होगी कि यार इंपोर्ट कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी बात है कि पैसा लग रहा है ना, पैसा लग रहा है जम के। और एक्सपोर्ट तो ज्यादा कर नहीं रहे, मतलब सामान ज्यादा बाहर बेच नहीं रहे, तो मतलब पैसा कम आ रहा है, तो क्या होगा? ये सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, बैलेंस होगा? बेटा इट इज एज सिंपल एज दैट, डेफिसिट है, कमी दिखा रहा है। आप खर्चा ज्यादा कर दो, आप खर्चा जो है ज्यादा कर दो, एक्सपेंस मोर, और इंपोर्ट जो है, नहीं सॉरी, इनकम जो है आपकी कम ही रह जाए, लेस, तो ऑब्वियस सी बात है कमी ही शो करेगा। क्या करेगा? डेफिसिट ही शो करेगा, कमी ही शो करेगा। ठीक है, कमी ही शो करेगा, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो या आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, कोई सा भी अकाउंट हो, हमेशा कमी शो करेगा। डेफिसिट मतलब कमी ही बताता है। ठीक है, फिर आता है 25, द ट्रांजैक्शन बिलो शोन बिलो will be considered as which of the following trade? कौन सी फॉलोइंग ट्रेड को कंसिडर किया जाएगा इस वाली इमेज में? देखो जरा, एक शिप इधर है, दूसरी शिप इधर है, नहीं शिप नहीं है, डब्बे है, जो भी है ना, शिप है, डब्बे जो भी है, समझ लो। आपको ना वो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये क्या बता रहा है? विजिबल ट्रेड बता रहा है, इनविजिबल ट्रेड बता रहा है, या अकोमोडेटिंग ट्रेड बता रहा है? बताओ क्या होगा? विच इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड तो वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अपने को आइटम्स तो दिख रहे हैं। सर्विसेज जो होती है ना, दैट इज नोन एज, सर्विसेज जो होती हैं वो होती हैं इनविजिबल आइटम। इट इज विजिबल आइटम बेटा, ये विजिबल आइटम होगा, इसका आंसर जो होगा ए होगा। ये आई एम अज्यूमिंग कि एक तराजू है जिसमें हम सामान तोल रहे हैं, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें हम जो है
वो क्या बोल रहे हैं, हम जो है सामान तोल रहे हैं तो उसको विजिबल आइटम बोलेंगे। मतलब सामान, गुड्स को तोलना जा रहा है, गुड्स को तोला जा रहा है, गुड्स को तोला जा रहा है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन क्या है, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ क्रेडिट आइटम ऑफ बीओपी। कि बोरोइंग्स जो पूरी दुनिया से है, बोरोइंग्स जो पूरी दुनिया से, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ क्रेडिट आइटम ऑफ बीओपी। बोरोइंग्स जो कि क्रेडिट आइटम, बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ क्रेडिट आइटम ऑफ बीओपी। बोरोइंग्स जो आपने करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इज अ क्रेडिट आइटम ऑफ बीओपी। सही बात है ना। आप बोल रहे हो कि सर पैसा आ रहा है, इनका इनफ्लो है, पैसा आ रहा है भले ही मांगा है, ठीक है, और बोल रहा है ऑल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। बेटा जितना भी पैसा बाहर जा रहा है फॉरेन करेंसी जितना भी बाहर जा रहा है वो डेबिट आइटम है। अच्छा ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? बेटा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑब्वियसली पैसा आना जो है वो बोरोइंग, मतलब बोरोइंग भी तो बेटा उधार भी लोगे तो पैसा तो आता है ना, पैसा तो आता है, तो बोरोइंग इनफ्लो की साइड रखोगे, दैट इज क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। और ध्यान से देखना अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है इसके अंदर फॉरेन करेंसी जो है बेटा, अब वो करेंसी जो है मान लीजिए इसका आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रही है, आउटफ्लो हो रहा है, बाहर जा रही, तो भैया ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड होगा। डेबिट साइड शोज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज, outflow of foreign currencies, that's why option number C is absolutely the right answer। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर डेबिटेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कि अगर इंक्रीज हो रहा है इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर डेबिटेड, ये डेबिट हो जाते हैं इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं तो आपका डेबिट हो रहा है अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अच्छा ठीक है, अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सफिशिएंट टू कवर अ डेफिसिट ऑफ इन बीओपी। बोल रहा भैया बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर ज्यादा हो गया उसका सरप्लस, कि हमने मंगाया कम बेचा ज्यादा, तो वो है ना किसको सफिशिएंट होगा, जो डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको निपटाने के लिए डेफिनेट पूरा होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक हिस्सा है बीओपी अकाउंट का, और मान लो इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं, मान लो ये बोल रहा है कि ये सरप्लस में, और यहाँ पे टोटल पूरा जो है ये नेगेटिव में, ठीक है, तो क्या बोलोगे भैया ऐसा नहीं हो सकता कि इसके सरप्लस से ये कमी पूरी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, ये कभी नहीं हो सकता। हेंस कौन सा ऑप्शन सही है? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, विच इज अ ट्रू आंसर। पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सॉरी पहला करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड वाला इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, assertion a company located in India receives a loan from a company located abroad। एक कंपनी जो कि लोकेटेड है इंडिया के अंदर, उनने एक लोन मिला उनको फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, अब्रॉड में कंपनी लगी लोकेटेड थी उनसे, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। अच्छा लोन मिला, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स, अच्छा इंडिया में कंपनी उसको लोन मिला बाहर की कंपनी से, और उनने क्या रिकॉर्ड किया उसको एज द डेबिट साइड। अच्छा पैसा आया और इन्होंने उसको डेबिट साइड कर दिया, ठीक है, इट इज बिकॉज इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ऑब्वियसली दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। क्यों? असर्शन रीजनिंग में बेटा होता है, जब असर्शन ही गलत है तो उसका रीजन तो गलत होगा ही ना। मतलब आप पहले गलत बात बोल रहे हो और उसको फिर आंसर, जैसे बोल दिया कि जो चिड़िया है ना वो तैरती है, ये असर्शन है, और रीजन क्या है? रीजन ये बोल रहे हैं कि जो चिड़िया है ना वो इसलिए तैरती है क्योंकि वो जो अपने पंख है वो पंख से पानी को जो है ऐसे पीछे करती है और आगे तैरती जाती है। तो बेटा रीजन भी दे रहा हूं वो भी तो गलत हो जाएगा ना। जब पहला असर्शन ही मैंने गलत बोल दिया कि चिड़िया तैरती है
और मैं रीजन दे रहा हूं उसका कि इसलिए तैरती है क्योंकि पंख से वो पानी को पीछे धकेलती है, इसलिए तैरती है। दोनों ही चीजें गलत है भाई। जब असर्शन गलत तो रीजन तो हो ही रहा है गलत, तो इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। क्लियर? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन टू मेक इक्विलिब्रियम इन बीओपी। अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं वो जो है अंडरटेक किए जाते हैं इक्विलिब्रियम बनाने के लिए बीओपी अकाउंट में। इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी अकाउंट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। अच्छा, अकाउंटिंग सेंस में बोल रहे हैं कि भैया हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए आपका क्या होता है बीओपी अकाउंट। अच्छा, अपन ने इसको डबल एंट्री सिस्टम तो वैसे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो विच इज द ऑप्शन? एब्सोल्युटली करेक्ट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर टेकन टू मेक इक्विलिब्रियम इन बीओपी। बेटा ये इसलिए किया जाता है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस पोजीशन, बैलेंस कर देना, और इसलिए किया जाता है क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है। ए इज द राइट आंसर। जैसे कि ट्रायल बैलेंस होता है वैसा ही आपका ये भी बनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी, वी आर डन विद द डे, वी आर डन विद द क्वेश्चंस। सो और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेटा ऐसी आपको, आई होप, पहली बात तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया हो इस सेशन के अंदर, जो कि हमारे काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने इसके अंदर सॉल्व किए। आई होप आपको बहुत मजा आया हो ये क्वेश्चन आंसर्स करके। और भी ऐसे अमेजिंग सीरीज देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के लिए आपको जो है बेसिकली सारे बोर्ड्स के लिए आपको जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन या फिर हर तरह से आपको पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी होगी, टू एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, टू एमआईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर तरह की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी इन सारी वीडियोस में। वो सारी की सारी होती हैं ऑल फॉर फ्री। किसी भी तरह के मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए या वेबसाइट पे चले जाइए, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। आप टैबलेट पे देखना चाहें, आप मोबाइल फोन पे देखना चाहें, आप लैपटॉप पे देखना चाहें, आप हर सेंस में देखें, उसमें कोई भी परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और आप इसको बेहद तरीके से अच्छे से फॉर फ्री पढ़ सकते हैं ऑन यूट्यूब and also on the website of Magnet Brains। आप चाहे तो ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हैं। बेटा जो चीज देखोगे वही लिख के आओगे, और ये नोट्स हमारे सुपरविजन में बनते हैं। मतलब क्या? ऐसे नोट्स जो कि आपको हेल्प करते हैं 100 में से 100 लाने के लिए या फिर 95+% लाने के लिए। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होगा कि आपने जो देखा, जिससे पढ़ा, वही लिख के आया, उसमें मार्जिन ऑफ एरर रख जाता है। तो अगर आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने हैं, अपने माँ बाप को खुश करना है, अपने आप को सफल बनाना है, तो आप ये नोट्स बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करें, आप जाकर इन नोट्स को अवेल या फिर ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप हमें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।